में एक आपका पर्पल फ्लावर का कैरेक्टर होगा और एक आपका व्हाइट कलर के फ्लावर का कैरेक्टर होगा, मतलब दो डिफरेंट कैरेक्टर, एक कैपिटल वी है और दूसरा क्या है आपका स्मॉल वी है। तो ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये पर्पल के लिए हो गया और ये आपका व्हाइट के लिए हो गया। तो इसको क्या बोला जाएगा, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर बोला जाएगा। ठीक है, तो सेम पेयर अगर प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है होमोजाइगस फैक्टर, और अगर डिफरेंट पेयर प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा कौन सा फैक्टर, हेट्रोजाइगस फैक्टर। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बताया जा रहा है कि जीनोटाइप किसको बोला जाता है, हर एक कैरेक्टर जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है उस कैरेक्टर को ही क्या बोला जाता है, जीनोटाइप बोला जाता है। और अब आता है फिनोटाइप, यही कैरेक्टर जब वन जनरेशन में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो उस कैरेक्टर को क्या बोला जाएगा, फिनोटाइप बोला जाता है। मतलब कैरेक्टर्स जिस फॉर्म पे प्रेजेंट होता है पेयर के फॉर्म पे उसको जीनोटाइप बोला जाता है, और वही कैरेक्टर जब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फिनोटाइप बोला जाता है। ठीक है, इस टर्म को सबसे पहले जिन्होंने बताया था वो एक साइंटिस्ट हुए थे 1909 पे, जिनका नाम क्या था, जॉनसन था। इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को रिलेट करते हुए इस जीनोटाइप टर्म को क्या किया था, फाइंड आउट किया था, जिसमें इस जीन का मतलब क्या होता है, देखिए सेल में मेल और फीमेल गैमेट के कंट्रीब्यूशन के थ्रू, मेल और फीमेल गैमेट क्या होता है, जो भी हमारा फैक्टर्स है, फैक्टर जो होगा वो मेल पार्ट का होगा और फीमेल पार्ट का होगा। ठीक है, तो फीमेल पार्ट का एक पेयर होगा और मेल पार्ट का क्या होगा, एक पेयर होगा। ठीक है, इन दोनों पेयर को सेपरेट फॉर्म पे गैमेट बोलेंगे, और जब इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे, तब जाके हमारा जो बनता है दैट इज कॉल्ड अ जाइगोट। ठीक है, मतलब दो कैरेक्टर्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं आफ्टर फ्यूजन जिसमें प्रेजेंट होते हैं, तब हमारा कौन सा फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और इसी जाइगोट में जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। मतलब जो कैरेक्टर्स है इन दोनों से ट्रांसफर होके जाइगोट में आया, मतलब ये जीन में कन्वर्ट हो गया और इसको जीनोटाइप बोला गया। और यही जीनोटाइप जब हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा तो तब हम इसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। ऐसा बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, जॉनसन थे, जिन्होंने 1909 पे इसको क्या किया था, प्रपोज्ड किया था। आगे चलकर इस टर्म में बहुत सारे साइंटिफिक चेंजेस हुए। उन साइंटिफिक चेंजेस के बारे में हम प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें देख चुके हैं, जो यो की मैम ने आपको पढ़ाया होगा, रिप्रोडक्शन चैप्टर पे जो हमने डिस्कस किया है वो है वो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक बताया जा रहा है दैट इज अ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स ने जो लॉ हमको गिव किया था उसको सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला जाता है, जो कि किस वजह से होता है, डिफरेंसेस की वजह से जनरेट होता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मेंडल्स लॉ। तो देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि हम सभी जानते हैं कि जो गैमेट है, गैमेट में एक पेयर प्रेजेंट होगा, वो पेयर इंडिपेंडेंट होगा, मतलब प्योर फॉर्म में होगा। जैसे कि फ्लावर में हमने देखा था कि अगर प्योर पर्पल देखा जाए तो कैपिटल वी वी रहता है, और व्हाइट प्योर फॉर्म देखा जाए तो क्या रहता है, स्मॉल वी वी रहता है। ठीक है, तो एक जाइगोट या फिर एक गैमेट की अगर बात करूं तो गैमेट में क्या होता है, गैमेट में एक ही पेयर प्रेजेंट होगा। जैसे कैपिटल वी वी ये एक पेयर है और इसी पेयर को हम कहाँ पे इंडिकेशन करेंगे, गैमेट के फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे, जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, सेग्रीगेटली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सेग्रीगेटली इंडिपेंडेंट ये अलग हो गया, और ये स्मॉल वी ये
क्या हो गया, इसी को बोला गया है सेग्रीगेटेड, ठीक है, डिफरेंट होते हैं दोनों और इंडिपेंडेंट फॉर्म पे होते हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं और किसी तरीके से कोई कनेक्शन भी इनका नहीं होता, मतलब ये आपस में इंटरमिक्स तो नहीं करते हैं, ठीक है। और जब फ्यूजन होता है, अभी मैंने बताया कि इन दोनों का अगर आप फ्यूजन करोगे, फ्यूजन का मतलब चैप्टर 18 में हमने देखा कॉम्बिनेशन होता है, तो दोनों को कंबाइन किया, मान लो ये मेल गैमेट हो गया और ये कौन सा गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट हो गया, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज्ड किया, तो फ्यूज्ड करने के बाद ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, और जब ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे तो ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे क्या, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमको व्हाइट और पर्पल फ्लावर में देखने को मिला था कि पर्पल फ्लावर के जो फैक्टर्स थे वो अगर पर्पल फॉर्म में है तो जो नेक्स्ट प्लांट आएगा वो पर्पल में ही आएगा, और सिर्फ व्हाइट कलर का कैरेक्टर प्लांट बॉडी में रिप्रेजेंट हो रहा है तो व्हाइट कलर का फॉर्म ही वहां पे क्या करेगा, हमको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इससे ये बात पता चली कि लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन है, मतलब ये जो आपके फैक्टर्स हैं ये ऑलवेज क्या होते हैं, सेग्रीगेटेड होते हैं, ये कभी भी एक साथ इंटरमिक्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पर्पल और व्हाइट का कॉम्बिनेशन कराया गया तो क्या आया था, सिर्फ पर्पल आया था, जबकि ऐसा होना था कि व्हाइट पर्पल कलर का फ्लावर है तो उसमें व्हाइट स्पॉट रहना चाहिए था अगर ये इंटरमिक्स हो जाते तो, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, हमको सिर्फ पर्पल फ्लावर ही देखने को मिला। तो इससे ये बात पता चलती है कि गैमेट्स में जो भी कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है या प्रेजेंट होता है वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है और वो कभी भी इंटरमिक्स नहीं करता है, जाइगोट फॉर्मेशन होने पर भी वो आपस में इंटरमिक्स नहीं करता है, उस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, मेंडल ने जो स्टडी की थी उस स्टडी में उन्होंने एक पेयर फॉर्म को यूज किया है, तो ये जो पेयर फॉर्म है किस हद तक करेक्ट रहता है, क्या सभी में ये पेयर फॉर्म हमको देखने को मिलता है, तो जब आगे डिस्कस किया गया कि प्लांट बॉडी में इस पेयर फॉर्म को देखा गया तो क्या जो एनिमल बॉडी होती है या फिर जो ह्यूमन बॉडी होती है उनमें भी ये पेयर प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, इसको देखने के लिए कुछ स्टडी की गई। इस स्टडी में ये बताया गया, देखिए कि जो हमारे मेंडलेव्स थे उन्होंने ये बोला कि पेयर सेपरेट होता है और ये कभी भी इंटरमिक्स नहीं होता, लेकिन नेचर में कुछ अदर ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिनमें पेयरिंग फॉर्म में कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब उसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट है और जिसकी वजह से उसमें मेल और फीमेल गैमेट तो होगा नहीं, आप इस बात को समझो, ठीक है। और मेल और फीमेल गैमेट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उनमें जो पेयर्स होंगे वो डिफरेंट वेज पे होंगे, एक सिंगल पेयर जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का होता है, ये बाइसेक्सुअल की बात हो गई, और लेकिन एसेक्सुअल की बात की जाए तो उनमें तो ऐसा होता नहीं है कि उनमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपको पेयर के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेंडलीव्स का जो लॉ था या एक्सपेरिमेंट था वो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता था। जैसे अगर बात की जाए मस्टर्ड की, तो मस्टर्ड में जो भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता था वो कैसा होता था, क्वाड्रुपेड्स होता था, मतलब चार का एक ग्रुप होता था, हम ये बोले। देन वीट की बात की जाए, ये भी एक प्लांट बॉडी है जिसमें कैरेक्टर अगर देखा जाए तो उसमें जो कैरेक्टर होता है डोडेकापेड्स होता है, मतलब 10-10 कैरेक्टर्स का ग्रुप, इनमें 4-4 कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा को डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, ये पता करना क्या हो जाएगा, काफी मुश्किल हो सकता है। और ह्यूमन बीइंग के ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो उसमें भी ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि अलग अलग उनमें पेयर्स होते हैं। तो जो मेंडलीव्स का एक्सपेरिमेंट था वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता था, सारे प्लांट्स बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता था, क्योंकि सभी में जो कैरेक्टर्स का ग्रुप है वो पेयर के फॉर्म पे नहीं हो सकता था। अब देखो ये एप्लीकेबल किसमें किसमें हुआ और कहाँ तक मेंडलीव्स का एक्सपेरिमेंट जो है वो करेक्ट साबित हुआ, उसको देखते हैं।
तो देखिए, ह्यूमन इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ के बेसिस पे कुछ ह्यूमन इनहेरिटेंस है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए इन्होंने दो एग्जाम्पल को लिया है, एक डिम्पल चिन जो कि एक कैरेक्टर होता है ह्यूमन बींग्स पे, हमको दिखाई देने को मिलता है, और एक डिसीज है जिसको बोला जाता है क्या, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया आयरन की वजह से होता है, आपको पता होगा। ये सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं, इसको हेरेडिटी कैरेक्टर के बेस पे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किसने की है, मेंडलिस ने की है, ताकि वो अपने लॉ को अच्छे तरीके से क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। तो इसमें इन्होंने ये बताया, देखो सिकल सेल एनीमिया को लेते हुए, बॉडी में प्रेजेंट जो 11th क्रोमोसोम्स होता है, 23 पेयर होते हैं, आपको पता होगा। जो 11th पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, उस 11th पेयर को क्या बोला जाता है, ऑटोसोमल बोला जाता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, ये ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स होता है, ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन में जो भी आपके फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बताने का काम करता है ये 11th क्रोमोसोम्स, जिसको हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। और इस क्रोमोसोम्स को इस वजह से लिया गया है क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया डिसीज है, वो इफेक्ट किसको करेगी, जो हमारे हीमोग्लोबिन सेल्स होंगे, इस सेल्स को ही ये क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। इस वजह से इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। तो देखते हैं कि इस 11th ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की वजह से कौन कौन से प्रोटीन हीमोग्लोबिन में फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है, उसको हम रेड ब्लड सेल्स के फॉर्म पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, RBCS जिसको बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो अगर नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की बात की जाए तो उसको यहाँ पर कैपिटल RR से रिप्रेजेंट किया गया है। और ऐसा हमारे पास हीमोग्लोबिन हो जो कि इफेक्टेड हो, मतलब जिसमें सिकल सेल एनीमिया डिसीज हो, एक अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो, तो उसको स्मॉल r से यहाँ पे क्या किया गया है, डिनोट किया गया है। अब देखिए, सिकल सेल क्या करता है, अगर सिकल सेल एनीमिया डिसीज अगर किसी पर्सन को है, तो वो ब्लड सेल्स को कौन से शेप्ड का कर देता है, सिकल सेल का कर देता है, सिकल शेप्ड का। ठीक है, जिसको हंसियाकार बोला जाता है, उस शेप में कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई अब नॉर्मल कंडीशंस हमारे हीमोग्लोबिन में जनरेट हो गया, क्योंकि उस सेल्स का पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होगा डिस्क शेप्ड का, और उसको वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, सिकल शेप में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर किसी पर्सन को ये डिसीज है या फिर उसके कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो उसके ब्लड में प्रेजेंट है, तो ये कैसे उस पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू अ मेंडलिव्स रूल, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए, अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया की डिसीज होती है, तो उसकी बॉडी में प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के शेप को ये चेंज करता जाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो डिस्क शेप का होता है, और जो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसको वो क्या कर देता है, कॉलोनाइज्ड करके सिकल शेप्ड में कन्वर्ट कर देता है। जो सिकल सेल उसी को हम सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स के फॉर्म पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जो हमारे लाइफ साइकिल की अगर बात की जाए, तो रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसका लाइफ साइकिल 100 to 120 डेज का होता है। जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका लाइफ साइकिल कितना होता है, 100 to 120 डेज का होता है। लेकिन इफेक्टेड सिकल सेल के थ्रू अगर इफेक्टेड हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि सिकल शेप्ड के हैं, तो उनका लाइफ साइकिल कितने दिनों का होता है, 15 to 20 डेज का होता है, जिसको अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन या अब नॉर्मल ब्लड सेल्स बोला जाता है। ठीक है, ये जो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन या ब्लड सेल्स होते हैं,
अगर ये आपके ब्लड में प्रेजेंट है तो जो भी पेशेंट इस डिसीज से सफर कर रहा है वो काफी जल्दी क्या हो जाता है, थक जाता है और काफी लेजी अपने आप को फील करने लगता है। और इसका काफी ज्यादा फेटल इफेक्ट, मतलब काफी ज्यादा डेंजरस इफेक्ट किस पे पड़ सकता है, ह्यूमन बीइंग पे पड़ सकता है। ठीक है, अब इसके चांसेस कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू अ मेंडलिव्स रूल देखिए, तो मेंडलिव्स ने ये बोला कि 11th क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स में क्या है, एक पेयर प्रेजेंट है। अगर ये पेयर ज्यादा होता तो उस टाइम पर क्या होता, ये इस रूल को फॉलो नहीं करता। तो मान लीजिए ये फादर है और ये एक मदर है, ठीक है, इन दोनों में सिकल सेल का एक एक कैरियर है। जो कैपिटल आर है वो नॉर्मल ब्लड सेल्स को बता रहा है और जो स्मॉल आर है वो इफेक्टेड ब्लड सेल्स को बता रहा है। तो इसका मतलब है कि मदर और फादर में वो डिसीज तो नहीं है, लेकिन इस स्मॉल आर के फॉर्म पे हमको पता चल रहा है कि उसमें ये कैरियर क्या है, प्रेजेंट है। 2 मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए, तो देखिए हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये कैपिटल आर का मतलब क्या है कि नॉर्मल ब्लड सेल्स भी हैं और स्मॉल आर हमको डिनोट कर रहा है कि जो मदर और फादर हैं उनमें सिकल सेल एनीमिया का कैरियर है। ठीक है, तो इनसे जो भी ऑफस्प्रिंग जनरेट होगा उस ऑफस्प्रिंग में कितने परसेंट चांसेस है कि कैरियर होते हुए उनके जो चाइल्ड होंगे उनमें वो डिसीज क्या हो, आगे बढ़े। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मेंडलिव्स ने किया था। यहाँ पर 2 फैक्टर्स है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका पॉलिनेशन कराते हैं या फिर क्रॉस सेक्शन कराएंगे। तो देखिए यहाँ से एक आर आएगा और इस आर को आप ज्वाइंट करोगे, दोनों कैपिटल आर है, मतलब इनमें वो डिसीज होगी ही नहीं क्योंकि इनमें कैरियर भी नहीं है। ठीक है, फिर से ये कैपिटल आर लीजिए जो कि किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस स्मॉल आर के साथ। तो यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर, इनमें कैरियर है बट वो डिसीज अपीयर नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल ब्लड सेल्स की क्वांटिटी इसमें ज्यादा होगी। एक कैपिटल आर से दोनों का हमने क्या कर लिया, क्रॉस सेक्शन कर लिया। इसके बाद यहाँ पे देखो एक स्मॉल आर आएगा और ये फर्स्ट वाले इस कैपिटल आर से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, कैरियर है बट वो डिसीज उसको होगी या नहीं होगी हमको नहीं पता क्योंकि वो अपीयर ही नहीं हुआ और ब्लड सेल्स ओनली कैरियर प्रेजेंट है हम बोलेंगे। और फिर ये स्मॉल आर और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला आर, मतलब इस वाले पर्सन को वो डिसीज डेफिनेटली 100% होगी ही होगी। तो इसमें अकॉर्डिंग टू अ मेंडलिव्स रूल जो रेशियो आया है वो कितना आया है, 3:1 का रेशियो आया है। इसका मतलब है कि पर्सन में 75% चांसेस हैं कि उसको वो डिसीज नहीं होगी।
और जो फर्स्ट पर्सन है उसको तो वो डिसीज होगी ही नहीं, ना ही उसमें कैरियर है और ना ही हो सकता है, ठीक है। और बाकी के जो हमारे हैं दोनों में तो कैरियर है बट उसको वो डिसीज नहीं होगी, लेकिन 25% चांसेस हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है उनमें वो डिसीज हो सकती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि कैरियर होने पर, मदर और फादर में कैरियर होने पर नेक्स्ट जनरेशन में वो डिसीज होगी ही होगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 25% चांसेस हैं कि उनमें वो डिसीज होगी, लेकिन 75% चांसेस हैं कि उनमें वो डिसीज ना हो, या फिर सिर्फ उनमें भी उनके मदर फादर की तरह क्या प्रेजेंट हो, कैरियर प्रेजेंट हो। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें पेयर के फॉर्म पे कैरेक्टर प्रेजेंट होता है वो मेंडलिव्स के रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। और उसी फॉलो के थ्रू उसका भी रेशियो कितना आता है, 3:1 का रेशियो उसमें भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे ये बात पता चलती है कि मेंडल का जो लॉ है वो ह्यूमन इनहेरिटेंस में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इसमें भी अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसको एक एग्जांपल जो सिकल सेल एनीमिया डिसीज है उसके एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, बिकॉज ये भी एक जेनेटिक डिसीज है, तो जनरेशन से अनदर जनरेशन ये ट्रांसफर हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिया गया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये डिसीज होती है, या फिर मदर और फादर में कैरियर है तो चाइल्ड में वो डिसीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक। और होने के चांसेस हैं तो कितने परसेंट है, ओनली 25% चांसेस हैं, और 75% चांसेस हैं कि उनके चाइल्ड को वो डिसीज नहीं होगी। सिर्फ उनमें क्या होगा, कैरियर हो सकता है ऐसे 50% चांसेस हैं, और कैरियर भी नहीं होगा ऐसे 25% चांसेस हैं, और 25% चांसेस कि उनको हो भी सकता है वो डिसीज, ठीक है। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया, इसको होने के लिए एक फेवरेबल कैरेक्टर्स की जरूरत होती है। वो कैरेक्टर क्या होता है, देखो जो मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं वो सिकल सेल एनीमिया को डेवलप होने से रेजिस्ट करते हैं। ऐसा इस वजह से होता है कि जो आपका सिकल सेल आएगा, ठीक है। मलेरिया जो पैरासाइट्स होते हैं अगर किसी की बॉडी में पहले से वो मौजूद है तो उसके ब्लड सेल्स को जो भी आपका सिकल सेल है वो क्या नहीं कर पाएगा, कॉलोनाइज नहीं कर पाएगा, सिकल शेप्ड में वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पर्सन में वो डिसीज नहीं होती है। मतलब सिकल सेल एनीमिया से अगर बॉडी को प्रोटेक्ट करना है तो उसकी बॉडी पे क्या होना चाहिए, मलेरियल पैरासाइट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से उनमें वो डिसीज नहीं होगी। ऐसा हमारे स्टेट में तो हमको देखने को नहीं मिलता, बट जो अफ्रीकन कंट्रीज होती हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है कि सिकल सेल एनीमिया से प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी बॉडी में मलेरियल पैरासाइट्स होने चाहिए, जो कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको सिकल सेप्ड में कोलोनाइज नहीं होने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे बताया जा रहा है दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है उनमें बॉय बेबी या फिर गर्ल बेबी बॉर्न होगा उसका सेक्स डिटरमाइन कैसे किया जाता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, ह्यूमन क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स आपने जो आपका 14 चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा, जो है सेक्स क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर होते हैं, उसमें से जो 23rd पेयर होता है, अभी मैंने 11th पेयर क्रोमोसोम्स के बारे में आपको बताया जो कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होता है, जो कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, और ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है पूछा जाएगा, तो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट होगा वो बॉय बेबी होगा या गर्ल बेबी होगी, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा ह्यूमन बॉडी में जो प्रेजेंट होगा, ये 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल में होगा और किस में होगा, मेल में होगा। मेल में जो पार्ट होगा वो कितना होगा,
तो देखिए 23rd क्रोमोसोम्स जो फीमेल में होता है उसको एक्स एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और मेल में जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको एक्स वाई से डिनोट किया जाता है। अब देखो यहाँ पर दोनों एक्स एक्स हैं तो ये किस टाइप के फैक्टर हो गए, दैट इज कॉल्ड अ होमोजाइगस फैक्टर। इसको बोला जाएगा होमोजाइगस फैक्टर और इसको क्या बोला जाएगा, हेट्रोजाइगस फैक्टर, क्योंकि आपका एक क्या है एक्स वाई है और एक आपका एक्स एक्स है, तो एक एक्स और एक वाई हो मतलब डिफरेंसेस आ गए, इस वजह से इसको हेट्रोजाइगस बोला जा रहा है। और इसमें दोनों एक्स एक्स हो गए, इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, होमोजाइगस बोला जा रहा है। ठीक है, तो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है यही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। ये एक हमारा फीमेल गैमेट है और ये एक हमारा मेल गैमेट है और दोनों में फ्यूजन होगा मतलब रिप्रोडक्शन होगा। तो रिप्रोडक्शन के बाद कितने % चांसेस हैं कि एक बॉय बेबी जनरेट हो सकता है या एक गर्ल बेबी जनरेट हो सकती है, तो उन चांसेस के बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें भी हम जो मेंडलिव्स का ऑब्जर्वेशन है उसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम्स के बारे में बताया जा रहा है कि मान लीजिए ये एक फीमेल का क्रोमोसोम्स है और ये एक मेल का क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे एक्स एक्स क्रोमोसोम्स इसके हैं और मेल के एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं। इसका भी क्रॉस सेक्शन अगर कराओगे तो यहाँ से ये एक्स आएगा और ये एक्स आएगा, एक्स एक्स फॉर्म होगा। ठीक है, फिर ये एक्स आएगा और इस एक्स से रिएक्ट करेगा, रुकिए आपने क्या किया, फर्स्ट वाले एक्स का इस वाले एक्स से क्रॉस सेक्शन कराया तो एक्स एक्स आपका क्रोमोसोम्स बना। अब क्या करेंगे, इसी एक्स का आप किससे, इस वाई से क्रॉस सेक्शन कराओगे तो आपका क्या बन गया, एक्स वाई बन गया। फिर सेकेंड टर्म पे ये वाला एक्स और आपका ये वाला वाई रिएक्ट करेगा, एक्स एक्स आया और फिर आपका ये एक्स और ये क्या हो जाएगा, वाई। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई बना, यहाँ पे एक्स वाई बना, यहाँ पे एक्स एक्स बना और यहाँ पे एक्स एक्स बना। एक्स एक्स किसको डिनोट कर रहा है, गर्ल बेबी को डिनोट कर रहा है। एक्स वाई किसको डिनोट कर रहा है, बॉय बेबी को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें जो रेशियो बन रहा है वो किसका है, 50-50% का है। 50% चांसेस हैं कि जो गर्ल बेबी है वो बॉर्न हो और 50% चांसेस हैं कि जो बॉय बेबी है वो बॉर्न हो। ठीक है, तो इसमें जो रेशियो बन रहा है 1:2 हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो यहाँ पे बन रहा है। मतलब हर चीजों में मेंडलिव्स का जो लॉ है वो एप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फ्लावर में एक सेपरेशन को बताया उस तरीके से अगर किसी बॉडी पे अ पेयर ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में किस टाइप के कैरेक्टर्स आएंगे उसको उस रेशियो का यूज करके क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इन चीजों में काफी ज्यादा जो मेंडलिव्स का टेबल था उसने हेल्प किया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है आपने देख लिया और प्रोबेबिलिटी कितने % की होती है, 50% की होती है। इसका मतलब है कि 1/2 का जो रेशियो है वो इसमें बनता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें बताया जा रहा है, फैक्टर्स टू जीन्स। तो जीन्स पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, देखिए मेंडलिव्स कंट्रीब्यूशन के थ्रू हमको ये नॉलेज तो पता चल गया कि हेरिडिटी वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में कैसे होती है और एनर्जी गैप कैसे होता है। इस वजह से इनको फादर्स ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले पेयर के फॉर्म में इसके बारे में बताना स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके बाद मेंडलिव्स ने जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया या उनका जो हाइपोथेटिसाइज्ड था उसके कैरेक्टर्स को लेते हुए कुछ अनदर चीजें बाद में डिस्कवरी हुई। उनके डिस्कवर करने के 60 साल के बाद आफ्टर 60 इयर्स 1922 पे सटन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने क्रोमोसोम्स पर कुछ वर्क किया और वर्क करने के बाद उन्होंने ये बोला
कि जो मेंडलीव के जैसे फैक्टर्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स के यही फैक्टर उनके पेरेंट्स से कहाँ आते हैं, ऑफस्प्रिंग में आते हैं, मतलब पेरेंट्स से चाइल्ड में आते हैं। अगर मेंडल के जैसे पर्पल और व्हाइट कलर के फ्लावर को पी प्लांट से उन्होंने कैरी किया था, और उन्होंने ये बोला कि कभी भी ये कैरेक्टर क्या नहीं होता है, इंटरमिक्स नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसी वजह से इनकी कभी भी सुफलिंग नहीं होती है, मतलब ये वहां पे एक भीड़ क्रिएट नहीं करते हैं, एक पेयर के फॉर्म में रहेंगे, दोनों का कैरेक्टर डिफरेंट होगा, और आफ्टर फ्यूजन पता चलेगा कि नेक्स्ट जनरेशन में किस टाइप का कैरेक्टर जाएगा। ठीक है, मेंडलिव्स के बाद मेंडलिव्स के इसी फैक्टर को जिसको उन्होंने पर्पल और व्हाइट फ्लावर में कवर किया था, उस फैक्टर्स को आगे चल के किस नाम से जाना गया, जीन के नाम से जाना गया। आफ्टर स्टडी के बाद साइंटिस्टों ने उन्हीं इंडिपेंडेंट पेयर को जीन का नाम दे दिया, और इसके लिए एक यूनिट को कंसीडर किया, जिस यूनिट को क्या बोला गया, हेरिडिटी बोला गया। मतलब ये जो जीन्स है वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होता है, और उसी प्रोसेस को क्या बोल दिया गया, हेरिडिटी बोल दिया गया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बाद देखिए, बट जीन होता क्या है, तो जीन अगर देखा जाए तो ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो डीएनए हमारी बॉडी में होता है, आप सभी जानते हैं, जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशंस को कैरी करने का काम करता है, और इंफॉर्मेशंस को वो किसके हेल्प से कैरी करता है पूछा जाएगा, तो उसमें मेन रोल किसका होता है, डीएनए का होता है। ठीक है, वो चीज यहाँ पे आपको बताई गई है कि जीन एक फैक्टर का पेयर जरूर होता है, और ये पेयर एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसको डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, किसके थ्रू, तो प्रोटीन के थ्रू हम ये बोल सकते हैं, या प्रोटीन को बनाने में ही हम इस डीएनए का क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इसी में ही आपका जो जीन है वो क्या होता है, एक पेयर के फॉर्म पे कनेक्टेड रहता है, जो कि इंफॉर्मेशंस को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, सारे स्पीसीज में ये प्रोसेस होता जाता है, और जीन्स के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है, जिस वजह से उन स्पीसीज को क्या बोला जाता है, जेनेटिक स्पीसीज बोला जाता है। तो इससे ये बात पता चली कि जो भी हमारे पास ह्यूमन जीनोम होते हैं, होल ह्यूमन जीनोम जो होता है, वो किसके थ्रू वर्क करता है, मेंडलिव्स लॉ के थ्रू वर्क करता है, और उसको आइडेंटिफाई भी मेंडलिव्स लॉ के बेसिस पे किया जा सकता है, और एक जेनेटिक डिसीज भी अकॉर्डिंग टू अ मेंडलिव्स लॉ कितने % वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी कैसे होती है आपको क्लियर हो गया, और जनरेशन गैप किस वजह से जनरेट होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का जाना अकॉर्डिंग टू अ मेंडलिव्स रूल, वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स बॉडी में जीन के फॉर्म पे होते हैं, जीन जो कि डीएनए होता है एक तरीके का, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी करने का क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपका जो चैप्टर 15 था वो आज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में देख लेंगे कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई हैं। बायो की मैम ने आपको इस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन किया है, फिर भी एक बार मैं बता दूंगी तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके।